टेंथ क्लास का रासायनिक अगर आप टेंथ क्लास का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आज के वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम कैसे समझते हैं आपकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये जो बिंदु है अगर इसको आप समझ लेते हैं तो जो टेंथ क्लास का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इनको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा अगर ये बिंदु आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि जितने भी रासायनिक समीकरण हैं उसमें ये बहुत ही ये पॉइंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो आज के क्लास में आप ज़रूर इसका पूरा वीडियो देखें और देखिए जो भी रासायनिक समीकरण होता है वो समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर टेंथ का फ्री में क्या होता है, एजुकेशन दिया जाता है, यानी कि टेंथ का फ्री में पढ़ाया जाता है। नोट्स जिसको हम पीडीएफ कहते हैं वो बिल्कुल फ्री में मिलता है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ बिल्कुल यहाँ पर फ्री मिलता है। अब आपके मन में होगा कहाँ पर मिलता है, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा तो पीडीएफ लिंक लिखा रहेगा, उस पर क्लिक किया तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जैसे कि छठा क्लास है, छठा क्लास, पाँचवा क्लास नहीं, छठा क्लास या टेंथ क्लास केमिस्ट्री है और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसको कहते हैं। तो ये आज छठा क्लास है, इससे पहले 5 क्लास नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक, केमिस्ट्री से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वो पॉइंट्स क्या है अब देखते हैं, क्योंकि उसके बिना आप समीकरण को आराम से समझ जाइएगा, ठीक। वो पॉइंट है आपके सामने ये है कि पहला पॉइंट है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। जैसे कि अभिकारक किसको कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, इस सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। प्रतिफल जो बनता है, ठीक, तो बोला जा रहा है कि अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी संकेत एवं सूत्रों के ठीक कोष्ठक में ठोस के लिए, जैसे कि संकेत द्वारा हम इसको दर्शाया जाता है, क्या बोलते हैं इसको में, इक्वेशन में, समीकरण में, उसको कोष्ठक में लिख जाता है। ठोस अगर रहेगा ना, कोई भी पदार्थ ठोस है तो उसको एस से दर्शाया जाएगा, ठीक। ठोस रहेगा तो कोष्ठक में लिखा रहेगा एस, और द्रव रहेगा तो आई लिखा रहेगा, और गैस रहेगा तो जी लिखा रहेगा। इसी तरह से दर्शाया जाता है। और पदार्थ के जलीय विलयन, अगर जलीय विलयन हो तो एक्यू से अंकित किया जाता है। जैसे कि कोई भी समीकरण में अगर कोष्ठक में एस लिखा हुआ है, कोष्ठक में एस लिखा हो तो समझिए कि वो क्या है, ठोस है, जिसको सॉलिड कहते हैं। और अगर द्रव है तो एल लिक्विड, और गैस है तो जी, और जलीय विलयन है तो एक्यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये समीकरण में आप देखिएगा, ये समीकरण को देखिएगा तो लिखा गया है कि CaCO3। अब यहाँ पर कोष्ठक में एस है तो इसका मतलब क्या होता है, एस है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, ठोस है। और फिर लिखा है CaO, ये भी एक ठोस है क्योंकि एस से दर्शाया गया है। कोष्ठक में देखिए, ये देखिए जी से दर्शाया गया, तो क्या है, CO2 गैस है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, है गैस है। अब देखिए, अब आपको बताना है कि इसके Zn, जिंक के कोष्ठक में लिखा एस, तो ये क्या है, अगर एस रहेगा तो ठोस के लिए एस है। अब देखिए H2SO4, ये क्या है, एक क्यू, ये क्यू रहेगा तो क्या है, एक जलीय विलयन है, ठीक, जलीय विलयन के लिए एक क्यू। ZnSO4, ये भी जलीय में है। H2, जी का मतलब क्या, गैस के लिए जी, यानी कि H2 क्या है, गैस है। समझ में आ गया, ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब आपको इक्वेशन में समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित अवशोषित ऊष्मा की जानकारी और ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाएं प्लस और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए बाईं ओर
प्लस लिखा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। अब बताइए, अगर इस समीकरण में देखिएगा, अगर आप बताइए कि अगर ऊष्माक्षेपी रहेगा, अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रहेगा तो दाईं ओर क्या प्लस ऊष्मा लिखा रहेगा, और ऊष्मा शोषी होगा तो बाईं ओर ऊष्मा प्लस ऊष्मा लिखा रहेगा। ठीक, तो अब मान लीजिए ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी में आपको बता, ऊष्माक्षेपी इसको कहते हैं जो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, और ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर CO2, अगर CO2 को रिएक्शन कराएगा तो CA2 बनता है। अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ, किधर, दाईं ओर, यानी दाईं ओर प्लस दिया हुआ है, प्लस ऊष्मा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको अथी करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा ये जो होगा निकलेगा। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो ऊष्मा निकलता है ना, इसी तरह से CO2 को रिएक्शन करेंगे तो इसमें भी ऊष्मा निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये दाईं ओर लिखा गया है, ठीक ना। अब बाईं ओर रहेगा तो ऊष्मा शोषी होगा। देखिए, तो यहाँ पर देखिए N2 और O2 की अभिक्रिया कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, बाईं ओर है कि नहीं, बाईं ओर है प्लस ऊष्मा, तो ये हो गया ऊष्मा शोषी, यानी कि इसमें ऊष्मा का ग्रहण होगा, शोषण होगा, यानी सोखेगा। इसका मतलब ये होता है, समझ में आ गया। जब तीर के दाईं ओर तो ऊष्मा क्षेपी, और तीर के बाईं ओर तो ऊष्मा शोषी। समझ में आ गया ना, इस तरह से आप पहचानिएगा। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट है कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ए वाला चिन्ह दिया जाता है। देखिए, अगर कोई समीकरण हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, अगर ऊपर की ओर दिया गया है तो समझिएगा ना कि उस गैस जो है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए Zn प्लस H2SO4 को जब अभिक्रिया कराएगा तो ZnSO4 बनता है, और प्लस में H2 लिखकर, और इस टाइप से है। इसका मतलब ये है कि जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो जब बनता है ZnSO4 तो उसमें से गैस भी निकलता है। वो गैस क्या होता है, H2 होता है। ऐसे रहेगा तो इसका मतलब निकलता है। ठीक, अब चलिए अवक्षेप बनने में जानकारी, जिसकी यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल अवक्षेप रूप से पृथक होता है तो उस प्रतिफल को सूत्र इस तरह से, अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया होता है और उसमें बनने के अलावा कुछ बचता है अलग से, जैसे कि मान लीजिए कि चाय चीनी बना रहे हैं, चाय चीनी, तो चाय बनाते हैं तो चाय बन जाता है, तो क्या बच जाता है, अवशिष्ट पदार्थ बन जाता है, चपत्ती। उसी तरह से उसको पृथक कहते हैं, जैसे अलग किया जाता है, ठीक ना। तो उसका क्या होगा, इस तरह से दिखाया जाएगा नीचे की ओर। जब पृथक होता है ना तो नीचे की ओर दिखाया जाएगा। ठीक, इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, इसके जानकारी के लिए समीकरण के तीर चिन्ह इस तरह से ऊपर तथा नीचे दाब ताप शर्तों से निर्देशित किया जाता है। ये जो तीर है ना, ये जो तीर है, इसको अगर ऊपर लिखा हुआ दाब, तो इसका मतलब यह है कि अभिकारक में जो अभिक्रिया हो रहा है उसमें ताप भी दिया जा रहा है अलग से, दाब भी, और उत्प्रेरक किसे कहते हैं। अब मान लीजिए कि दो गो में लड़ाई हो रहा है, ठीक, दो गो में तो लड़ाई हो रहा है, लेकिन तीसरा आदमी आओ करा के मारो, माने वो क्या कर रहा है, वो जोरन दे रहा है के, ऐसा तो है ही, मारो बड़ी दिन से ही बिगड़ले है, ऐसे वो जोरन दे रहा है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक ना, तो अगर ये तीर के ऊपर नीचे अगर लिखा रहा है कुछ भी, तो उसका मतलब यह है कि दूसरा कोई आदमी आओ घी डाल रहा है आग में, उसको जलाने के लिए, क्या भभक जाए, उसी को ताप भी आगे दे रहा है, फिर दाब भी दे रहा है, उत्प्रेरक भी दे रहा है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो समझिए कि अलग से आदमी दे रहा है तब प्रतिफल बन रहा है। ठीक, अब देखते हैं छठा है कि अभिक्रिया के उत्क्रमणीय की जानकारी। देखिए कोई अभिक्रिया ऐसा होता है जो होने के बाद भी वापस लाया जा सकता है। जैसे कि आप बर्फ़ को पिघला दीजिए और पिघला के फिर उसको वापस ठंडा करके बर्फ़ बना सकते हैं, उसी को कहते हैं उत्क्रमणीयता। यानी कि जब इसमें देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच निर्देशक
तीर चिन्ह दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से तीर चिन्ह दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि N2 और H2 को जब आप क्रिया कराते हैं तो NH3 बनता है। तो इसका देखिए ये तीर है जो इस ऐसा भी है और ऐसा भी, इसका मतलब ये होता है कि जब N2 और H2 से NH3 बनता है, लेकिन NH3 से फिर N2 और H2 बन सकता है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि जब आप यहाँ से घर यहाँ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर गए घर में गए तो फिर यहाँ से भी आप आ सकते हैं। इसी को कहते हैं ये वाला चिन्ह, ठीक ना, उत्क्रम मिथ्या, यानी कि जहाँ पर कोई भी चीज़ बनता है फिर उसी में आ जाता है। अब मान लीजिए कि आप दही है, दही से सॉरी दूध है, दूध से आप दही बनाएं, फिर दही से आप दूध बना दीजिएगा, इसको नहीं बनाइएगा तो ये उत्क्रमता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बर्फ़ है, बर्फ़ आप पानी के फिर ठंडा कीजिएगा तो बर्फ़ हो जाएगा, इसी को कहते हैं उत्क्रमता। इसीलिए इसको इस तरह से दिया जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक, समझ में आ गया। तो यही जो पॉइंट है आप जान लीजिएगा, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, तब आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। और ये चैनल बहुत बढ़िया है, यहाँ पर 10th क्लास का बिहार बोर्ड का फ्री में पढ़ाया जाता है। ओके।